आज के इस सीरीज का नाम होने वाला है रिग्रेसर्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि लास्ट नाइट मेरी रिटायरमेंट पार्टी थी, क्योंकि मैं एक बी रैंक का था, इसलिए जो मेरी रिटायरमेंट पार्टी थी वो ज्यादा कुछ बड़ी तो नहीं थी। पार्टी के नाम पे हम कुछ दोस्तों ने सिर्फ ड्रिंक करी और मेरे को कुछ गिफ्ट्स मिले, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हैं, क्योंकि जो मेरे पिछले 20 साल रहे वो पूरे हार्ड वर्किंग रहे और मैंने उन 20 सालों में जितना भी पैसा कमाया है मैंने उस पैसे को पूरी अच्छे तरह से सेव किया है और साथ ही साथ कुछ बिल्डिंग्स भी मेरे नाम पे है। अब जो मेरा काम है वो ये है कि मुझे उस पैसे को स्पेंड करना है अपने बचे हुए दिनों में, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट तो हो चुका है, अब मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो मुझे अपनी बची हुई जिंदगी एकदम अच्छे से जीनी है। अब ये सब कुछ तो प्रोटैगनिस्ट ने अभी हमें बताया, लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो किसी जगह पे बैठा होता है और बोलता है कि कल रात तक तो मैंने ये सब कुछ सोचा था, लेकिन सच में रियलिटी तो कुछ और निकली। वो बोलता है कि ये जो डॉर्मेट्री ये वही डॉर्मेट्री है जहां आज से 20 साल पहले मैं रहा करता था। वो जब अपने फोन में देखता है तो वो देखता है कि आज 2018 है और फिर वो गुस्से में एकदम अपना फोन फेंकते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर मुझे रिग्रेस क्यों किया गया, मैं तो रिटायर हो गया था। मतलब गाइस, अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे तो आपको एकदम शॉर्ट में समझा दूं। ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, कल रात तक तो इसकी जिंदगी एकदम सही चल रही थी, इसका रिटायरमेंट हो गया था, इसने सोचा था अपनी बची हुई जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया है उसको उड़ाएगा और यही सब सपने के साथ वो रात को सो गया। लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसकी आंख कोई और ही जगह पे खुली और अब जो रियलिटी है वो आपके सामने है। वो टाइम में 20 साल पीछे आ गया है। तो ये स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो एकदम गुस्से में बोल रहा होता है कि क्यों, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया था। फिर उसके बाद वो अपने हाथ में घड़ी देखता है। वो बोलता है कि ये तो वही घड़ी है जो कि जिंकॉल ने मुझे दी थी, लेकिन ये आखिर अभी भी मेरे साथ क्यों है। गाइस, आप लोगों को बता दूं, हमें फ्लैशबैक का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कल रात की पार्टी थी उसमें उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम जिंकॉल था। उसने उसे वॉच गिफ्ट करी थी। वो उसे वॉच गिफ्ट करते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है ये वॉच इतनी ज्यादा रेयर क्यों है। इसके बारे में रूमर्स हैं कि ये रेलिक है बैरन कंटेस्टेंट्स के लेजेंडरी मैच टाइटल की। वो बोलता है कि क्या मेरा रिग्रेस इस वॉच की वजह से हुआ। रिग्रेस यानी मतलब टाइम में वापस आना, क्योंकि देखो वॉच होता है टाइम दिखाने वाला सिंबल और टाइम में वापस आ गया, तो इसको हल्का बहुत शक हो रहा है कि कहीं घड़ी की वजह से तो ये सब कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है कि रात को सोने से पहले मैं इस घड़ी के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करने में लगा था, और क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है क्योंकि वो टाइम में पीछे आ चुका है, तो वो एकदम चिल्लाते हुए सारी बातें बोल रहा होता है और उतने में उसके दरवाजे पे कोई टक टक करता है और बोलता है कि हे, आखिर तुम इतनी तेज तेज हल्ला क्यों कर रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो यू बास्टर्ड। फिर उसके बाद जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो हमें बताता है कि मेरे रूम के जस्ट सामने एक जग रहता है। जो डॉर्मेट्री का ओनर है वो उसका सन है और उसको ऐसा लगता है कि वो कोई गैंग हैंग का हिस्सा है। वो सच में खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है। उसको अपना पुराना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है और वो बोलता है कि हर रात को ये अपने हाउस में कैरोके पार्टीज रखता है और अपने साथ अपने दोस्तों को भी इधर बुलाता है और हल्ला गुल्ला करता है, और ये मुझसे बहुत ज्यादा पैसे भी लिया करता है। पता नहीं आखिर खुद को इतना डॉन क्यों समझता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है बाहर से कि हे, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम अभी घर के अंदर नहीं हो। अगर तुमने जल्दी से दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ दूंगा। फिर उसके बाद अपना प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि इस सब के बारे में सोच के अभी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट एकदम गुस्से में दरवाजे की तरफ को जाते हुए दरवाजा खोलता है। वो जो ओनर का बच्चा होता है उससे बोलता है कि अबे ओए, तूने दरवाजा खोलने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया, तुझे क्या लग रहा है ये सब कुछ करके तू बहुत ज्यादा फनी लगेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इसके जो कपड़े हैं ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं, इसकी जो जैकेट है वो मॉन्स्टर लेदर से बनी हुई है, मतलब भाई अमीर बाप का बच्चा है ये, अगर एक शब्द में बोले तो। फिर उसके बाद वो जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तेरे हल्ले गुल्ले से मुझे साइकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, आखिर तू इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला क्यों कर रहा है,
पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पुलिस को बुला दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पुलिस नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि तू अभी बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि पुलिस के हाथों तेरा कुछ कांड नांड लग जाए। तो इसलिए मैंने पुलिस को तो नहीं बुलाया, लेकिन तुझे मुझे कुछ मनी देनी पड़ेगी, मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो बोलता है कि तूने जो मेरा साइकोलॉजिकल डैमेज किया है, उसके बदले में जो तू मुझे कंपनसेशन देगा, उसके बदले मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो उसकी वॉच की तरफ को नजर डालता है और बोलता है कि चल पैसे मत दे, एक काम कर ये वॉच दे दे, ये वॉच चल जाएगी। लेकिन उतने में जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको गुस्सा आता है और वो अपना हाथ उठाते हुए सीधे उस बंदे के मुंह पे मार देता है। और वो जो हमारा मोटा होता है, यानी कि ओनर का बच्चा होता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। उसको देख के लग रहा होता है कि उसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया है। लेकिन जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो यहाँ पे रुकता नहीं है और फिर उसके बाद वो एक लात चलाता है सीधे उसके पेट पे, और जो अपना मोटा लड़का होता है जो कि अपना ओनर का बच्चा होता है वो जमीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो उससे बोलता है कि तू एक ग्रोन एज है, यानी कि एडल्ट है, और आखिर तू एक यंग बच्चे से सब कुछ चोरी क्यों करते रहता है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? फिर उसके बाद प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि तूने अभी तक मेरे से जितना भी सामान चोरी किया है उसके बदले में ये लात घुसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। और फिर जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपना बैग पकड़ते हुए बोलता है कि मैं इस जगह से जा रहा हूँ। वो जाते जाते अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आखिर 2018 में, आज से 20 साल पहले, मतलब उसके हिसाब से तो 20 साल पहले का वक्त है, तो वो बोलता है कि आखिर आज से 20 साल पहले मैं इस जगह पर क्यों आया। वो बोलता है कि लेकिन उस समय पे ये वही जगह थी जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट से गिरने के बाद अवेकन हुआ था। वो बोलता है कि उस समय पे मेरा बहुत ज्यादा हार्ड टाइम था, उस समय पे गिरने की वजह से मेरे घुटनों में इंजरी हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि अभी के टाइम पे मुझे अपनी नी में कोई भी पेन नहीं हो रहा है। वो बोलता है कि ठीक है फिर तो क्या अब मुझे अवेकनिंग कर लेनी चाहिए। वो बोलता है कि मैंने 20 ईयर्स से माना को मैनेज किया था और अब वो टाइम आ चुका है जब मैं अपना खुद का माना अवेकिंग कर लूंगा। ये सच में बहुत फुद्दू सी बात है मेरे लिए। वो बोलता है कि चलो फिर देखते हैं, मैं ना ही कोई इनफ न्यूट्रिशन ले रहा हूँ और ना ही मेरी मसल्स में अभी कोई कमी है। मैंने सच में इस बॉडी में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि उसका पेट बहुत ज्यादा गुड़गुड़ कर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या मुझे कोई रेस्टोरेंट ढूंढना चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है कि हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। वो बोलता है कि उस समय पर मैं कोई भी स्मॉल गेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता था। अब आप लोग पूछोगे कि ये गेट क्या है, तो उसके आगे हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उस समय पर, यानी कि आज से 20 साल पहले ठीक इसी टाइम पर बहुत सारा हैवी लॉस हो गया था, क्योंकि सडन अपीयर हो जाते थे गेट्स और उन गेट से आते थे मॉन्स्टर्स। अब प्रोटैगनिस्ट किस बारे में बात कर रहा है वो आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा, क्योंकि अब जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है उसी समय अचानक से एक गेट अपीयर होता है और उस गेट में से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसका नाम होता है रेड स्पॉटेड वाइल्ड डॉग। ये एक मॉन्स्टर है जिसके टीथ बहुत ज्यादा शार्प हैं और एक ग्रुप्स में आए थे, मतलब एक मॉन्स्टर नहीं बहुत सारे मॉन्स्टर थे। एक बंदा हमारे प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि हे यंग मैन, आखिर तुम ऐसे खड़े क्यों, तुम्हें भागना चाहिए। वहाँ पे जो ऑडियंस होती, मतलब ऑडियंस बोल रहा हूँ, जो पब्लिक होती है उसमें बहुत ज्यादा अफड़ा तफड़ी वाला माहौल हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों की फट जा रही होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि चलो मैं टाइम में पीछे आया वो तो अलग बात है, लेकिन क्या मुझे इस शेटी टाइम पीरियड में ही वापिस आना था। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो फिर कोई वेपन ढूंढा जाए। और फिर उसके बाद वहां पे उसको एक वेपन मिल जाता है, मतलब ऐसे कुछ कुल्हाड़ी, मतलब कुल्हाड़ी भी क्या बोलेंगे उसे, ऐसी होता है कुछ औजार लोहे का। और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे लेकर आगे को बढ़ने लग जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि 3 वॉल्फ डॉग्स ने एक बच्ची को घेर लिया होता है और वो उसको खाने जा ही रहे होते हैं। वो बच्ची चिल्ला रही होती है कि प्लीज डैड, प्लीज मुझे बचाओ। और जितने में ही वो डॉग उसकी तरफ को आगे बढ़ ही रहा होता है उतने में अपना प्रोटैगनिस्ट बीच में आ जाता है और उस बच्ची को बचा लेता है और एक वोल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वो वोल्फ्स उसके ऊपर दोबारा अटैक करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो एकदम बहादुरी से उनसे लड़ता है और उनको घायल कर देता है। वो एक एक करके तीनों के तीनों वुल्फ को एकदम मार गिराता है। अब उसके बाद उन तीनों वुल्फ को मार गिराने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि आखिर अब यहाँ पे ऐसे और कितने मॉन्स्टर्स बचे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे इनको जल्दी से हराना पड़ेगा। वो बोलता है कि ये लोग सही में बहुत ज्यादा चबी हैं, ये क्या बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, क्या मुझे इन्हें खा जाना चाहिए। वो बोलता है कि आज से 20 साल पहले जब मैं इन्हें खाया करता था तो ये मुझे सच
सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस लगते थे। लेकिन फिर उसके बाद वो एकदम सीरियस होते हुए बोलता है कि ऑल राइट, मुझे लगता है कि अब मुझे जल्दी से इन सबको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मुझे अपनी भूख मिटानी है। वो बोलता है कि भले ही मैं अभी बहुत ज्यादा यंग और हेल्दी हूँ, लेकिन आज से 20 साल पहले भी मैं ऐसा ही था। हाँ, वो अलग बात है कि 20 साल बड़ा होने की वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपने घुटनों से ही उन मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा होता है, लेकिन वो महसूस करता है कि इससे उनके मॉन्स्टर मारने में बहुत ज्यादा देर लग रही है। वो बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं इन्हें कब तक हराऊंगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे क्यों ना कोई वेपन यूज करना चाहिए, और फिर वो अपने हाथ में अपनी घड़ी पकड़ लेता है और लिटरली मतलब घड़ी के एक ही शॉट से उसने एक मॉन्स्टर को एकदम मार गिराया। वो बोलता है कि ये घड़ी सच में बहुत ज्यादा हार्ड है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे इनको हराना पड़ेगा। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि चलो फिर अब यहाँ पे ज्यादा मॉन्स्टर्स तो नहीं बचे हैं, अब सिर्फ मुझे 10 मॉन्स्टर्स को और हराना है। और वो देखता है कि उतने में वहां पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और पुलिस वाले सभी जनता से बोल रहे होते हैं कि प्लीज जल्दी हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। वहीं प्रोटैगनिस्ट देखकर खुश हो जाता है कि चलो फाइनली पुलिस तो आई। फिर उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट पुलिस वालों के सामने बोलता है कि शिट, मेरे जो पहले कपड़े थे वो भी फट चुके हैं। मतलब वो ऐसा पुलिस वालों को दिखाने के लिए बोलता है ताकि उसको रिवॉर्ड वगैरह मिले सबको बचाने का। फिर उसके बाद पुलिस वाला अपने प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि थैंक यू, आपने यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट पीपल की लाइफ बचाई है। क्या आप हमें अपना नाम और अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं जिससे हम आपको आपका रिवॉर्ड दे सकें। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मेरा नाम है लिम डे इन। अब यहाँ पे गाइस उसका नेम रिवील हो गया है, उसका नाम है लिम। वो बोलता है कि वैसे तो अभी मेरे यहाँ पे कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना कुछ और कांटेक्ट करने का जरिया दे देता हूँ। वैसे तो मैंने अभी तक सुपर ह्यूमन में भी अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया है, बहुत से बहुत 1 घंटे के अंदर मैं उस पर अपना नाम रजिस्टर करवा दूंगा, तो आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वैसे भी अपने रिवॉर्ड्स अभी नहीं ले सकता हूँ ना, तो एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। फिर उसके बाद पुलिस वाला उससे बोलता है कि ओके ऑल राइट, आपके कॉपरेशन के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। फिर उसके बाद प्रोटैगनिस्ट भी बोलता है कि ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। पुलिस वाला उससे बोलता है हे रुक जाओ, मुझे तुमको कुछ बताना था। प्रोटैगनिस्ट वैसे उसकी बात तो सुन लेता है, लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं है और चलते रहता है। वो बोलता है कि मैंने उसको अपना नाम और नंबर दे दिया है और इतना इनफ है उसका मुझे कांटेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद गाइस ये प्रोटैगनिस्ट वाला कांड तो हो जाता है जहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर्स को हराता है, लेकिन फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे ऐसे ही सुपर ह्यूमंस की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि मॉन्स्टर्स से लड़ सके, और ऐसे सुपर ह्यूमन यहाँ बहुत रेयर होते हैं और जो बड़ी बड़ी गिल्ड्स होती हैं वो इन्हें हायर करना चाहते हैं। और जब प्रोटैगनिस्ट वो सब कांड करके चले जाता है तो बहुत सारे लोगों ने जब वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया होता है और बड़े बड़े गिल्ड्स में वीडियो सर्कुलेट हो गया होता है और उसके पीठ पीछे यही बातें चल रही होती हैं कि हमें इसे अपनी गिल्ड में लाना पड़ेगा। मतलब सब लोग अब उसको अपनी गिल्ड्स में शामिल करने के लिए आगे कोशिश करेंगे। अब उसके अंदर में दिखाया जाता है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक जगह पे खाने बैठा होता है। वो खाते खाते उसको बहुत ज्यादा मतलब खुशी हो रही होती है और वो बोलता है कि वाओ ये खाना सच में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और फिर उसके बाद उसको कॉल बजना शुरू भी हो जाता है। अब क्योंकि 20 साल पहले प्रोटैगनिस्ट इसी वर्ल्ड में रहा करता था तो उसे पहले से ही पता है कि यहाँ का क्या क्या सीन मतलब कैसा है, ऐसे मॉन्स्टर्स को मारने वाला वगैरह, तो उसको मतलब उम्मीद थी कि उसको कॉल जरूर आएगा। वो बोलता है कि कॉल आना सच में बहुत ज्यादा फास्ट हो गया इनका, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये लोग कॉल करेंगे। वो बोलता है कि ये एक राइट टाइम है जहाँ पे सभी गिल्ड वाले डेस्परेट होंगे सुपर ह्यूमंस को रिक्रूट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मेरा वीडियो अभी तक देख लिया होगा। प्रोटैगनिस्ट हमें ये भी बताता है कि आज से लगभग 2 साल पहले सबसे पहला गेट अपीयर हुआ था यहाँ जहाँ से मॉन्स्टर वगैरह निकलते हैं, और उस टाइम के बाद से जो सुपर ह्यूमंस थे जिनके पास माना और बाकी सारे ट्रेड्स होते हैं उन लोगों को पुलिस की जगह रिप्लेस करना शुरू कर दिया गया और रेगुलर मिलिट्री में भी उन्हें डाल दिया गया। जब भी कोई न्यू सुपर ह्यूमन अपीयर होता है तो सारे के सारे गिल्ड वाले उसको रिक्रूट करने के लिए एकदम कंपटीशन में लग जाते हैं, और इस समय पे मैं भी उन्हीं सुपर ह्यूमंस में से एक हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे लोग अपीयर करेंगे। वो बोलता है कि मेरे पास सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि मेरे पास नॉलेज है फ्यूचर के बारे में,
जो मेरे को और किसी से बहुत ज्यादा एडवांस बनाती है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर 3 साल के अंदर रिटायर हो जाऊंगा और अपनी बची हुई लाइफ को एकदम अच्छी तरह से एंजॉय करूंगा। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। आगे कॉल पे इन लोगों की क्या बात होगी वो तो आप चैप्टर नंबर 2 में देख लोगे। लेकिन अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार। चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है उसके फोन में मैसेजेस और कॉल्स आए जा रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैंने जितनी जल्दी सोचा था ये सच में इससे काफी ज्यादा जल्दी आ रहे हैं। अब उतने में उसके पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है कि हे क्या आप मिस्टर लिम हैं? हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि हाँ मैं हूँ लिम, आखिर आप कौन है? वो बंदा बताता है कि मेरा नाम है किम गिल्सू और मैं मैनेजर हूँ रॉयल फैमिली गिल्ड का। वो बोलता है कि मैं आपसे सच में मिलना चाहता था जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी जिसमें आप मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे थे। अगर अभी तक आपने किसी भी गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो प्लीज आप हमारी गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। लेकिन उतने में पीछे से उसको आवाज आती है कि हे रुक जाओ, क्या तुम लिम हो? और हम देखते हैं कि एक लड़की भागी भागी उस जगह पर आ रही होती है। वो लड़की बोलती है कि तो तुम ही हो वो स्टार जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिस वीडियो में तुम मॉन्स्टर्स को टेक डाउन कर रहे थे। वो बोलती है कि अब तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम रियल लाइफ में और भी ज्यादा कूल हो। अब हम देखते हैं कि उतने में वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो होता है वॉरियर गिल्ड का। और हमने दिखाया जाता है कि मतलब बहुत सारे बंदे इधर पे आए जा रहे होते हैं अपने लिम से कांटेक्ट करने के लिए। सभी लोग लिम को अलग अलग ऑफर दे रहे होते हैं कि अगर आपने हमारी गिल्ड ज्वाइन करी तो आपको हम ये देंगे वो देंगे। और वो सब लोग आपस में ही बहस कर रहे होते हैं लिम को अपने अपने गिल्ड में रखने के लिए। अब उतने में लिम सभी से बोलता है कि चलो अब सबके सब शांत हो जाओ और कोई भी एक भी शब्द आगे नहीं बोलेगा। वो बोलता है कि अगर जिसने भी मेरी बात में इंटरप्ट किया तो मैं उसकी गिल्ड तो घंटा भी ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर उसके बाद लिम सबसे बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें कहीं और पे चलना चाहिए क्योंकि एक रेस्टोरेंट है और हमारी वजह से यहाँ पर बाकी सारी पब्लिक को डिस्टर्ब होगा। अब उसके हम लोग दिखाया जाते हैं कि वहाँ पे सीन शिफ्ट हो गया होता है और वो लोग किसी और जगह पे होते हैं। और फिर उसके बाद लिम सभी से बोलता है कि मैं अब सभी लोगों का ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, तो मुझे ये बताओ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तुम में से कौन मुझे कितना बोनस देना चाहेगा। अब उतने में एक गिल्ड का बंदा बोलता है कि मिस्टर लिम देखिए बात कुछ ऐसी है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा अगर आप सबसे 1 by 1 बात करें क्योंकि हम ऐसे पब्लिक में तो ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिम उससे बोलता है कि तुम रॉयल फैमिली गिल्ड से हो ना? वो बंदा बोलता है कि हाँ जो रॉयल फैमिली गिल्ड है वो एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस गिल्ड है, हमारे उसमें हाफ ईयर से भी ज्यादा ट्रेडिशन में लोग हैं। और ऐसे ही कुछ अंटे संटे फीचर्स बताता है वो अपने गिल्ड के। और फिर उसके बाद वो अपने मन ही मन में ऐसा भी सोच रहा होता है कि वैसे तो मेरे अभी तक कोई प्लान नहीं है तुम्हें अपनी गिल्ड में साइन करने के लिए, मतलब अपने मन में बोल रहा होता है ये। वहीं लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि नहीं मैं इतनी घटिया गिल्ड तो ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, ये गिल्ड का मैनेजमेंट सच में बहुत ज्यादा घटिया है, मैं इस गिल्ड में तो घंटा भी नहीं जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो बाकी लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग बताओगे कि तुम लोग मुझे कितना कितना पे करना चाहते हो? उनमें से एक बंदा बोलता है कि हमारा जो ऑफर है वो है 1 बिलियन वॉन्स का। वहीं वो लड़की बोलती है कि मैं आपको ऑफर करती हूँ 1.1 बिलियन वॉन। वहीं दूसरे गिल्ड वाला बोलता है कि हम आपको ऑफर करते हैं 1.2 बिलियन वॉन। फिर उसके बाद जिसने सबसे पहले 1 बिलियन बोला होता है वो बोलता है कि चलिए फिर हम आपको ऑफर करते हैं 1.3 बिलियन वॉन्स। और ऐसे करके इनकी डील बढ़ती जा रही होती है। फिर वो लड़की बोलती है कि हम आपको ऑफर करते हैं 1.5 बिलियन वॉन्स। वहीं जो अपना लिम होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि क्या मुझे इनके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि मैं तो अभी अभी यहाँ पे रिग्रेस हुआ हूँ, मतलब टाइम में पीछे आया हूँ। अब उसके बाद वो जो लड़की होती है वो आ जाती है 2 बिलियन वॉन्स पे। वो उसको बताती है कि आपको हमारी गिल्ड में बहुत सारे अलग अलग इंसेंटिव्स मिलेंगे, अलग अलग कमीशंस मिलेंगे और हम आपको वर्किंग कंडीशन में सबसे बेस्ट कंडीशन देंगे, तो आप हमारे गिल्ड में शामिल हो सकते हैं। और कोई भी गिल्ड आपको इतना अच्छा ऑफर और इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकती है जैसा आपको हमारी गिल्ड दे रही है। और जो इसकी गिल्ड होती है वो होती है व्हाइट हाउस गिल्ड और ये अपनी गिल्ड की मैनेजर होती है जिसका नाम होता है बैक योंगवी। अब उसके बाद जो अपना लिम होता है वो मनी मन में बोल रहा होता है कि व्हाइट हाउस गिल्ड ये गिल्ड एकदम रिसेंटली फाउंड हुई है, लेकिन 1 साल
उसके बाद ये कोरिया की सबसे 3 बिग शॉट गिल्ड्स में से एक हो जाएगी। अब क्योंकि वो फ्यूचर से आया तो उसको तो ये सब पता है आगे क्या होने वाला है। तो फिर उसके बाद लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि मे बी ये रीजन हो सकता है मेरे इस गिल्ड को ज्वाइन करने के पीछे का। फिर उसके बाद वो बोलता है कि सारे के सारे लोग सिर्फ व्हाइट हाउस गिल्ड की मैनेजर को छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं। मैं आप सबके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ और अगर आप चाहते हैं तो अपने बिजनेस कार्ड्स यहाँ पे छोड़ जाइए ताकि मुझे कभी बाद में अगर आपसे कुछ काम हो तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। फिर उसके बाद वो सारे के सारे लोग वहां से चल देते हैं। फिर उसके बाद वो गिल्ड की मैनेजर बोलती है कि मैंने तुम्हारी फाइटिंग वीडियो देखी और बहुत ज्यादा बार देखी। मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हो गई। तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल थी वो एकदम ग्रेट थी। कल तक तुम एक एवरेज ऑर्डिनरी पर्सन थे, लेकिन जब से तुमने मॉन्स्टर से फाइट करी है उसके बाद से तुम एकदम सुपर हीरो बन गए हो। वहीं जो अपना लिम होता है वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि वाओ ये सच में बहुत ज्यादा एलिगेंट है। इवन इसने मेरे पूरे बैकग्राउंड के बारे में छान मारा। इसे पता है कि कल तक मैं एकदम ऑर्डिनरी पर्सन था। फिर इसके बाद वो लेडी बोलती है कि इसी चीज की वजह से मैं थोड़ा बहुत सर्टेन भी हूँ, क्योंकि या तो तुम कोई जीनियस हो या फिर तुमने कहीं से कैरेक्टरिस्टिक गेन्स करी हैं जिससे तुम्हें फाइटिंग में इतना ज्यादा अपर हैंड मिलता है। वो बोलती है कि हम तुम्हें नर्चर करना चाहते हैं एज द फ्यूचर ऑफ व्हाइट हाउस गिल्ड। जो लिम होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी अपने पुरानी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं भी कभी ऐसी किसी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करूंगा, लेकिन और फिर उसके बाद वो उस लेडी से बोलता है कि क्या मैं इसमें अपनी भी कुछ शर्तें डाल सकता हूँ। वो लेडी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल आगे बढ़ो। और फिर उसके बाद जब लिम उसे अपनी शर्तें देता है तो वो लेडी बोलती है कि हाँ हाँ तुम सच में थोड़े बहुत कॉमेडियन हो। लिम बोलता है कि नहीं मैं कोई भी कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हमें पता चलता है कि लिम ने उसे टोटल 4 क्लॉज दिए होते हैं, मतलब अपनी 4 शर्तें रखी होती है उसके सामने, जिसमें से पहली शर्त होती है कि वो वीक में सिर्फ 4 दिन काम करेगा और जो उसकी शिफ्ट होगी वो ऑन टाइम होगी और साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा और साथ ही साथ उसके पास ये राइट होगा कि वो कभी भी किसी भी मिशन को रिफ्यूज कर सकता है अगर उस मिशन में ज्यादा टाइम लगेगा। फिर वो लड़की एकदम चिढ़ सी जाती है और बोलती है कि क्या आखिर ये सब क्या जोक है। वहीं जो लिम होता है वो बोलता है कि ये मेरी कंडीशंस है, अगर आपको ये मंजूर है तो आगे बात कीजिए। वो लड़की लिम से बोलती है कि चलो एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। लिम उससे बोलता है कि मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि एक बार अगर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। फिर उसके बाद वो लड़की वहां से उठ के जाने लग जाती है और लिम से बोलती है कि ठीक है फिर अब मैं तुमसे कुछ दिनों बाद मिलूंगी, हम सोचेंगे थोड़ा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और तभी मैं तुम्हें कुछ जवाब दे पाऊंगी। और जाते जाते वो लिम से बोलती है कि और एक बात ये याद रखना कि अगली बार जब भी हमारी मीटिंग होगी तो हम कॉफी नहीं पियेंगे बल्कि बियर पियेंगे। लेकिन लिम उसकी बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इसे क्या लगता है ये सब बातें करके मुझे अपने जाल में फंसा लेगी। उसे क्या लगता है क्या मुझे नहीं पता कि ये गिल्ड मास्टर की बेटी है। और फिर उसके बाद वो भी वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि अब मुझे सबसे पहले अपने आप को एज अ सुपर ह्यूमन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना लिम होता है उसने रिसेप्शनिस्ट को बताया होता है कि मुझे सुपर ह्यूमन की तरह पे रजिस्टर करना है। तो वो बोलती है कि क्या तुमको रजिस्टर करना है एज अ सुपर ह्यूमन। वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जो पर्सन अब यहाँ पे इंचार्ज है वो तो यहाँ पे नहीं है और मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती हूँ। वहीं जो अपना लिम होता है वो बोलता है कि मुझे अभी थोड़ी बहुत जल्दबाजी हो रही है, क्या कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता है, मुझे लेट हो रही है प्लीज। वहीं जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं अपने सुपीरियर्स को कांटेक्ट करने का ट्राई करती हूँ। और वहीं जो अपना लिम होता है वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि ग्रेट, मुझे पता है कि जो यहाँ पे पर्सन इन चार्ज है वो बंदा है। अभी किस बंदे के बारे में बात कर रहा है वो तो आपको आगे पता चलेगा। वो बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे यहाँ पे खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। वहीं जो लड़की होती है वो अपने मतलब कोई भी सुपीरियर को फोन कर रही होगी तो फोन में अपने सुपीरियर को बताती है कि हे सर यहाँ पे एक बंदा है जो कि क्लेम कर रहा है सुपर ह्यूमन की तरह रजिस्टर करने का और वो कह रहा है वो जल्दबाजी में है तो क्या हमें कुछ करना चाहिए रजिस्टर वगैरह। और फिर उसके बाद उसके सर ने उसे कुछ ऑर्डर दिया होगा कि कर लो
करो, ये टेस्ट वगैरह करो। और फिर उसके बाद वो लड़की उसे अपने साथ ले जाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल ट्रेट्स हैं। वो बंदा बोलता है कि मतलब अपना प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ, मेरे पास कोई भी स्पेशल ट्रेट्स नहीं है। अब ऐसा वो उस लड़की से बोल रहा होता है कि उसके पास कोई स्पेशल ट्रेट्स नहीं है, लेकिन अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास अगर स्पेशल ट्रेट्स हैं तो मैं आखिर इन्हें क्यों बताऊं। लिम बोलता है कि इस जनरेशन में अभी भी मैजिकल पावर मीटर नहीं इन्वेंट हुआ है, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है या हैं जब तक मैं उन्हें ना दिखाऊं। मतलब जैसे आपने मेरी और सीरीज में देखा होगा ना, सिस्टम होता है उनके पास जिससे उन्हें सबका स्टैट्स पता चल जाता है, तो ऐसा कोई भी चीज अभी इस जनरेशन में नहीं है। अब उसके बाद वो लड़की अपने लिम से बोलती है कि ठीक है फिर हम अपने सुपर ह्यूमन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, क्या आप सबसे पहले ये बारबेल को उठा सकते हैं। लिम बोलता है कि क्या इसे, और फिर उसके बाद वो उसके पास जाता है और एक हाथ से ही उसे उठा देता है। वो बंदी बोलती है कि तो आप सच में एक सुपर ह्यूमन है। और फिर उसके बाद जो अपना लिम होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है चलिए फिर नेक्स्ट वन की तरफ को आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद उसने अपने लिम के कुछ और टेस्ट वगैरह लिए होंगे। और फिर उसके बाद वो रिसेप्शन में उससे बोलती है कि मिस्टर लिम, ये रहा आपका टेम्पररी सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट। वो बोलती है कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे जब आपका ऑफिशियल सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। फिर लिम उसे थैंक्स बोलते हुए वहां से जाने लग जाता है। अब उसके बाद जब लिम वहां से जा रहा होता है उतने में हमें पता चलता है कि जो पर्सन इन चार्ज बंदा होता है जिसका नाम होता है जियोन, वो उस जगह पर पहुंच चुका होता है। लिम बोलता है कि मुझे जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहिए। और फिर उसके बाद जाते जाते उसके बगल से ही वो बंदा गुजरता है, लेकिन लिम उसे इग्नोर मारते हुए फटाफट से वहां से निकल लेता है। लिम वहां से जाते जाते अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि यह बंदा सुपर ह्यूमन सपोर्ट टीम का इंचार्ज है और अगर मैं इससे उलझा तो मेरे साथ शायद अच्छा नहीं होगा, तो फिलहाल के लिए मुझे इन सब से बाहर रहना पड़ेगा। और फिर इसके बाद वो जो इंचार्ज होता है वो अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या ये वही नया सुपर ह्यूमन था। वो लड़की बोलती है हाँ, इसका नाम था लिम डे इन। और फिर इसके बाद वो इंचार्ज बोलता है कि ये सच में थोड़ा सा अजीब था। अब उसके बाद जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक अजीब सी मतलब खंडर सी जगह पे आया होता है जिस जगह को नाम दिया होता है कंटेमिनेशन कंट्रोल एरिया। लिम हमें बताता है कि ये जो जगह है इसको कम्प्लीटली सील कर दिया गया है क्योंकि ये र्यून हो चुकी है और यहाँ पे अब कोई भी लोग नहीं रहते हैं क्योंकि इस जगह पर मॉन्स्टर्स आए थे। जो सबसे पहला गेट ओपन हुआ था वो इसी जगह पर ओपन हुआ था। हमें पता चलता है कि वो जो गेट ओपन होता है वो ओपन होता है गेइया कॉन्टिनेंट से, जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे स्वॉर्ड्स और मैजिक एग्जिस्ट करता है। प्रोटैगनिस्ट हमें बताता है कि आज से 1 साल पहले डायमेंशनल गेट जो कि गेया वर्ल्ड को यहाँ से कनेक्ट करते हैं वो खुले और ह्यूमैनिटी ने एक नया सिविलाइजेशन को एनकाउंटर किया। लिम हमें ये भी बताता है कि कोरिया में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है गेट्स के ओपन होने का, इसलिए इस जगह को पूरी तरीके से अबेंडन कर चुका है। वो बोलता है कि एक बार जब मुझे मेरा साइनिंग बोनस मिल जाएगा तो मैं इस जगह को खरीद लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी गेट खुलेगा तो मैं अपने लिए एक फॉर्च्यून बनाऊंगा, लेकिन मुझे अब सबसे पहले मॉन्स्टर्स को हंट करना शुरू कर देना चाहिए। अब लिम वहां पे बैठ के ये सारी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन उतने में उसको पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई किसी के पीछे पड़ा हो। वो बंदा जिसके भी पीछे पड़ा होता है, मतलब 2-3 बंदे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। और वहीं लिम को बीच में किसी और की भी आवाज सुनाई देती है और क्योंकि वो फ्यूचर से आया है तो उसे गेरिया कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बोलता है कि ये जिसकी भी मुझे आवाज आ रही है इसकी लैंग्वेज गेरिया कॉन्टिनेंट की तरह क्यों लग रही है। फिर उसके बाद वो अपना स्पेशल ट्रेट यूज करता है जो कि होता है स्टेल्थ। वो बोलता है कि इसकी वजह से मैं सराउंडिंग में अपने आप को एसिमिलेट कर दूंगा और अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता हूँ। अब वहीं जो अपना लिम होता है वो देखता है कि एक लड़की होती है जिसको 3 लौंडों ने घेर रखा होता है और वो लड़की मैजिक यूज कर रही होती है। वो बोलती है कि मेरे से दूर रहो। वहीं वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि वाओ, ये सुपर पावर यूज कर सकती है, ये कितनी ऑसम है। वो बंदे बोलते हैं कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमने इसे किसी के हवाले कर दिया तो हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे।
वहीं जो लिम होता है वो दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये जो लड़की है ये गेइया कॉन्टिनेंट की लैंग्वेज यूज कर रही है और साथ ही साथ इसके पास सुपर पावर्स भी हैं। क्या ये कोई डायमेंशनल रिफ्यूजी है? वो बोलता है कि बहुत सारे लोगों में से क्या इसे इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा पकड़ा जाना था। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकर्स वो लोग होते हैं जो कि लोगों को बेचते हैं। अब उसके बाद वो बंदे उस लड़की की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि हे बच्ची, अपने आप को सरेंडर कर दो और हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कुछ डिलीशियस खाने का देंगे। अब उसके बाद जो अपना लिम होता है वो जैसे उस बंदे के एक टैटू पे गौर करता है तो वो बोलता है कि ये टैटू को तो मैं जानता हूँ, ये मार्क है एक क्रिमिनल ग्रुप का जिसका नाम है रेड स्नेक। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई है तो आपके लिए एक और जीके का क्वेश्चन। बताओ मुझे कि हमारे पूरे के पूरे एनिमे वर्ल्ड में सबसे डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? और अगर आप लोग ज्यादा ही एनिमे लवर हो तो मुझे उन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने फेवरेट बंदे का भी नाम बता देना। खैर अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो जो अपना बंदा लिम होता है वो बोलता है कि क्या ये लोग भी अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ गए? मुझे तो लग रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ और काम करता है। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मेरे पास अभी ज्यादा इनफ माना नहीं है तो मैं इन्हें स्टिल्थ की मदद से ही रोकूंगा। जो स्टिल्थ अभी पावर बताई थी आपको जिससे अपनी प्रेजेंस गायब कर सकता है वो। और फिर उसके बाद जो अपना लिम होता है वो बिना कुछ सोचे समझे उन बंदों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उनको मार मूर के उस जगह से भगा देता है। और फिर वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम गेइया कॉन्टिनेंट से हो? बताओ, मुझे तुमसे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछने हैं। वहीं वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम हमारी लैंग्वेज बोलना जानते हो? वहीं जो अपना लिम होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मीट खाना पसंद है? एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो बंदी होती है, मतलब बच्ची होती है, वो बोलती है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे बचाया। वो बोलती है कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके इस काइंडनेस के बदले आपको रीपे जरूर करूंगी। वहीं अपना जो लेम होता है वो बोलता है कि तुम ये बताओ कि तुम मीट खाओगी या नहीं खाओगी। मैंने तुम्हें मीट खिलाने की सोची है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने डायमेंशनल गेट को कैसे क्रॉस किया। वो उससे ऐसा भी पूछता है कि आखिर तुम यहाँ आने से पहले कौन थी, तुम कहाँ रहती थी, आखिर तुम्हारा होम टाउन क्या था। वहीं वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। वहीं जो अपना लिम होता है वो बोलता है कि चलो एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि आखिर तुम्हारी एज क्या है, लेकिन वो लड़की उससे मना कर देती है। फिर उसके बाद जो अपना लिम होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं तो इससे एक सिंगल चीज भी नहीं पूछ पा रहा हूँ। उसके बाद जो लड़की होती है वो उससे बोलती है कि हे मेरी कुछ हेल्प करोगे? वो क्या है ना, मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और साथ ही साथ लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से मैं यहाँ पे किसी के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा वीक भी हूँ। मैं सिर्फ फायर यूज कर पाती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं बिल्कुल भी ग्रेट नहीं हूँ। अपना जो लिम होता है वो उससे बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, अरे बेबी सिटिंग वाला काम मेरे बस का तो नहीं है, तुम एक बच्ची हो और मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है तुम्हें अपने साथ रखने का। लिम की बातें सुनकर वो लड़की थोड़ा दुखी सी हो जाती है और फिर इसके बाद लिम उससे बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ। 1 महीने तक तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज सिखा दूंगा और साथ ही साथ यहाँ के बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज भी दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुमसे अपने काम भी करवाऊंगा, तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, समझ गई? वो लड़की एकदम खुश होते हुए बोलती है कि ऑफ कोर्स, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ? और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लिम होता है उसने उस लड़की को बर्तन धोने के लिए दे दिए होते हैं और वो बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ फ्री में नहीं रखने वाला हूँ, चलो इन बर्तनों को धो। अब उसके जो लड़की होती है वो बताती है अपने लिम को कि मेरा नाम लिली है और मुझे यही आशा है कि हम दोनों की जोड़ी साथ में बहुत ज्यादा अच्छी जमेगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर मैं इन बर्तनों को कहाँ धोऊं? लिम उससे बोलता है कि वहां जाओ और वहां पे धो। अब उसके बाद जो लिम होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये लिली नाम मेरे को इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है। और फिर वो जब थोड़ा सोचता है तो उसको याद आता है कि वो एक फायर स्किल यूजर थी, उसका नाम लिली था। और हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि मतलब ये अपने लिम के लिए फ्लैशबैक होता है, हमारे लिए तो ये फ्यूचर का सीन है। तो फ्यूचर में जहाँ से लिम आया है उसके हिसाब से जो फ्लैशबैक था उसमें ये था कि एक मॉन्स्टर आएगी जो कि आधे से ज्यादा पूरे शहर को जला के राख कर देगी और उसका जो फेयर है और जो हेयर है उसकी एबिलिटी है फ्लेम एबिलिटी। उस मॉन्स्टर का नाम लिली था और वो कॉन्टिनेंट ऑफ गाया से आई थी। और फिर उसके बाद लिम प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में सोच रहा होता है कि ये
ये एकदम उसी की तरह सिमिलर है और इसका मतलब ये है कि ये जो लड़की है उसको उस समय पे एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया और फिर उसके बाद जब उसको बड़ा किया तो ये एक डिजास्टर बन गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी मैंने इसे जिस गैंग वालों से बचाया ये वही गैंग थी जो इसको बड़ा करते, और इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक बहुत बड़े अपकमिंग डिजास्टर को टाल दिया। अब उसके अंदर में दिखाया जाता है कि जो लिम होता है वो लिली को लेके मार्केट में आया होता है। लिली लिम से पूछ रही होती है कि आखिर ये कौन सी प्लेस है। लिम उसे बताता है कि ये मार्केट है और मैं यहाँ पे तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि मैं आज रात को तुम्हें एकदम अच्छा डिनर खिला सकूं। फिर उसके बाद वो चिकन शॉप पे जाता है और वहाँ पे ऐसे ही कुछ मीट वगैरह खरीदता है और उसके बाद वो लोग बहुत सारी शॉप में जाके शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। और लिम बताता है कि क्योंकि मेरे साथ बच्ची थी तो सिंपैथी की वजह से दुकानदारों ने मेरे लिए बहुत कम रेट लगाए। फिर उसके बाद अपना लिम लिली को एक क्लोथ शॉप पे लाया होता है और उससे बोलता है कि तुम्हें जो भी कपड़े पसंद आ रहे हैं तुम वो ले सकती हो बच्ची। और फिर उसके बाद लिली को बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आ जाती है और वो अपने लिए शॉपिंग कर लेती है। अब उसके बाद हमें रात को डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अपना लिम होता है उसने एकदम डिलीशियस खाना बनाया होता है। लिली बोल रही होती है कि क्या अब हमें इसे खाना चाहिए। लिम बोलता है हाँ ये वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। वहीं हमें पता चलता है कि जो लिली होती है उसे चिकन की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है और वो बोलती है कि क्या मैं बाद में ये चिकन को खा सकती हूँ। लेकिन फिर लिम अभी से उसको चिकन थोड़ा फ्राई करके दे देता है और जो लिली होती है उसको चिकन सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। वो बोलती है कि वाओ ये आखिर इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकता है। उसके बाद वो बोलती है कि अब से मैं सिर्फ यहाँ पे चिकन खाऊंगी, चिकन के अलावा और कुछ भी नहीं खाऊंगी। लेकिन जो लिम होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें सब कुछ खाना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रोज चिकन खिलाऊं तो तुम्हें ये सब डिशेस खानी पड़ेंगी। अब उसके बाद लिम लिली से बोलता है कि हे बच्ची अपना खाना फिनिश करने के बाद तुम कोई बुक पढ़ लेना, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना ठीक है। और फिर उसके बाद लिम मेडिटेशन करने बैठ जाता है। मतलब वो सब इसलिए कर रहा होता है ताकि कि वो मतलब थोड़ा माना वगैरह इकट्ठा कर पाए नेचर से। इस टेक्निक का नाम होता है ग्रेट सी माइंड टेक्निक। हमें पता चलता है कि ये जो टेक्निक होती है इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर होता है वो और ज्यादा बूस्ट होता है और बंदे को फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे रिग्रेस हुआ था तो उससे पहले भी मैं अपनी पिछली लाइफ में ये सब कुछ किया करता था, लेकिन उस टाइम के मुकाबले अभी जो मेरा माना है वो एकदम फास्टर स्पीड से इंक्रीज हो रहा है जितना मैंने सोचा भी नहीं था। उस टाइम पे मैं भले ही जितना भी एफर्ट डाल लेता था लेकिन मुझे कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। क्या ये मेरी यंग एज की वजह से है या फिर यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा अच्छा खाना खा रहा हूँ। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं अपना डेंटियन इंक्रीज होते हुए देख सकता हूँ। मैं सच में अगर इसी रेट से सब कुछ करता रहा तो मेरे अंदर एकदम अच्छा खासा माना आ जाएगा और मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर बन जाऊंगा। और अब उसके बाद जब वो अपना मेडिटेशन खत्म कर लेता है तो वो देखता है कि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, मतलब उसको फील होता है और उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है। वहीं पीछे से लिली भी ये सब कुछ देख रही होती है। लिली लिम के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम भूखे हो, क्या तुम्हें चिकन खाना है, प्लीज बताओ मुझे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों दोबारा खाने बैठ चुके होते हैं, लेकिन इस बार लिम ने अपनी प्लेट में बहुत ज्यादा चिकन रखा होता है और लिली को बहुत कम दिया होता है। अब उसके बाद हमारे ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अब उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लिम होता है उसे 2 ही दिन की ट्रेनिंग में एकदम अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। वो बोलता है कि अगर इसी लेवल पर मैं चलता रहा तो मैं ट्रेजर हंटिंग के लिए भी जाने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। अब तभी अचानक से उसका फोन रिंग करता है और फोन उसी लड़की का होता है जो कि व्हाइट हाउस गिल्ड की मैनेजर होती है और गिल्ड हाउस की बेटी होती है। वो लड़की बोलती है कि क्या लिम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई, मुझे लग रहा था कि आप मेरे से पहले कांटेक्ट में आएंगे और पूछेंगे कि आखिर मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या हुआ, क्या आप सच में इस बारे में बिल्कुल भी क्रूशियस नहीं है। और उसके बाद जो अपना लिम होता है वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं तो गिल्ड के बारे में सच में एकदम भूल गया था। और फिर उसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी था, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिवाइज कर लिया। वो लड़की बोलती है कि हाँ इसके बारे में मैंने अपने लीडर के बारे में बात करी और हम सक्सेसफुली कन्विंस्ड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें हायर कर लेंगे तुम्हारी सारी शर्तों के साथ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी स्किल्स को प्रूव करना पड़ेगा। लिम बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे किसी
किसी टाइप के टेस्ट में भेजोगे, मतलब आप मेरा टेस्ट वगैरह लोगे। वो लड़की बोलती है हाँ हम आपका टेस्ट लेंगे, और मैं आपको अभी से बता दूं कि जो टेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा रेडिकुलस होगा। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो वो अपना टाइम ले सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपना लिम होता है वो बोलता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप बताइए मुझे कब आना है। और फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है व्हाइट हाउस गिल्ड का सीन, मतलब उसके हेडक्वार्टर का सीन। जो लिम होता है वो अपने साथ लिली को भी वहां पे लाया होता है और उससे बोलता है कि ये मेरी हाफ सिस्टर है, अगर मैं इसको अपने साथ यहाँ पे लाऊं तो क्या आपको कोई एतराज तो नहीं है। ये एक्चुअली अब्रॉड रहती थी तो इसे कोरिया का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और साथ ही साथ इसे कोरियन लैंग्वेज भी नहीं आती है, और यहाँ पे मैं इसको अपने साथ ले आया। वहीं वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि वाओ ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। फिर उसके बाद मैनेजर बोलती है कि नहीं नहीं आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसे मामलों में हमारी गिल्ड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आप इसे अपने साथ ला सकते हैं। अब उसके बाद एक बंदा अपने लिम का वेलकम करते हुए उससे बोलता है कि वेलकम, मेरा नाम है बैक चेंगसू और मैं व्हाइट हाउस गिल्ड का गिल्ड लीडर हूँ। वो उससे बोलता है कि वैसे तो हमने सोचा था कि हम आपके साथ जल्दी कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन माफ कीजिए हमें थोड़ा लेट हो गई। और फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि आपने कुछ कंडीशंस रखी है हमारे सामने, और आपने ऐसी भी एक कंडीशन रखी है कि अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो हमारा जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो डबल हो जाएगा। लिम बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, पहले मैंने आपको जो 4 शर्तें बताई थी उसके साथ साथ एक शर्त ये भी है कि अगर मैंने टेस्ट को पास कर लिया तो मेरे आपके साथ जितने भी ऑफर्स थे वो सारे के सारे ऑफर डबल हो जाएंगे। जैसे आपने मुझको 2 बिलियन वॉन्स देने का वादा किया था तो आप मेरे को 4 बिलियन वॉन्स देंगे। वो बंदा लिम से बोलता है कि तो इसका मतलब ये है ना कि आप पक्का टेस्ट दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो लिम से बोलता है कि आप सच में बहुत ज्यादा वर्दी हैं। लेकिन उस गिल्ड लीडर के अंदर से एकदम अलग सा ही ऑरा निकल रहा होता है, और जो अपना लिम होता है वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये बंदा सच में कोई मॉन्स्टर है क्या। और फिर उसके बाद जो लिम होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हें अपना वर्थ दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद वो बंदा लिम से बोलता है कि मेरे पास कुछ और शर्तें हैं, और वो अपनी मैनेजर से बोलता है कि यंगवी बात सुनो, अगर ये जो बंदा है इसने टेस्ट को पास कर लिया तो जो इसका कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर्स है उनको ट्रिपल कर देना, जितना भी बोनस होगा वो ट्रिपल हो जाएगा, और साथ ही साथ हम इसे 20 बिलियन अलग से पे करेंगे एज अ साइनिंग बोनस। जो अपना लिम होता है वो मनी मैन में बोल रहा होता है कि जो मेरा पहला ऑफर था वो 2 बिलियन का था और ट्रिपल होने के बाद वो 6 बिलियन हो जाएगा, और साथ ही साथ मेरे को 20 बिलियन और मिल रहे हैं। और फिर वो लीडर से बोलता है कि तुम बड़े अच्छे लीडर हो यार, तो चलो फिर क्या हमें टेस्ट को शुरू करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो लोग उसे टेस्ट ग्राउंड में ले आ जाते हैं, उसे यहाँ पे बताते हैं कि जो टेस्ट को पास करने की कंडीशन है वो ये है कि तुम्हें सारे के सारे स्पेयरिंग मैचेस को जीतना पड़ेगा हमारे जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं उनके अपोजिशन में। ये एक टेस्ट है तो अगर तुम कहीं पे इंजर्ड हो रहे हो तो तुम लेफ्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम एकदम मरते दम तक ये टेस्ट दो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। और फिर उसके बाद एक बंदे को वहां पे लाया जाता है और लिम से बोलते हैं कि ये तुम्हारा पहला अपोनेंट है, इसका नाम है योन जैंग्युक, ये बहुत ज्यादा यंग है और ये हमारे गिल्ड के फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। उसके बाद जो वो लड़की होती है मैनेजर, वो अपने लिम से पूछती है कि आखिर आप कौन सा वेपन चूज करना चाहेंगे। लिम बोलता है कि मुझे ज्यादा कुछ वेपन नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरी वॉच काफी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी वेपन है। वहीं वो जो सामने वाला बंदा होता है वो हल्का चिढ़ सा जाता है, वो बोलता है कि इसको सुपर ह्यूमन कैटेगरी में आए हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं और ये अभी से इतना ज्यादा पौंक गया, इसे क्या लग रहा है ये वॉच से मेरे को हरा देगा, सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फिर उसके बाद मैच को शुरू कर दिया जाता है और जो अपना लिम होता है वो अपने ओपोनेंट से बोलता है कि मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। वहीं वो जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि मैं तेरे को चकना चूर कर दूंगा। फिर उसके बाद वो दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। वहीं जो लिम होता है वो अपने मनी मन में बोलता है कि मैंने इसके बारे में मैगजीन में पढ़ा है, इसका जो स्पेशल ट्रेट है वो है इसकी स्पीड, ये अपने मूव्स को बहुत ज्यादा फास्ट यूज करता है और ये कोई रेस्ट वगैरह भी नहीं लेता है, जिसकी वजह से इससे जीतने में मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई तो आएगी लेकिन उतना मैं सह लूंगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर सीधा रश करूंगा, लेकिन इसका स्पीड का सच में अल्टीमेट फैक्टर है। उसके बाद वहीं जितने भी मेंबर्स वो सब कुछ देख रहे होते हैं वो बोलते हैं कि हे वैन जेंग्युक को देखो, उसकी स्पीड सच में कमाल की है, मेरे हिसाब से तो ये नया बंदा पहले राउंड को ही पास नहीं कर पाएगा। वहीं जो अपना वो जो सामने वाला ओपोनेंट होता है वो लिम से बोलता है कि हे देखो क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, और अचानक से वो अपनी स्पीड
स्पीड की तरह लिम के ऊपर अचानक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उतने में जो लिम होता है वो अपनी एक हाथ में वॉच पकड़ते हुए उस बंदे के मुंह पे बहुत तेज का पंच रखता है और बोलता है कि तुम्हें कभी भी अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था ना। लिम बोलता है कि इस बंदे की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और ऐसे में इसकी एक भी छोटी सी गलती इसके लिए घातक साबित हो सकती थी। गाइस, ये जो बात यहाँ पे अपने लिम ने कही है ये मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के से समझाऊंगा। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब कोई बॉलर बहुत फास्ट बॉल डालता है तो वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे बैट्समैन वो बॉल नहीं खेल पाते हैं, लेकिन मान लो गलती से भी वो बॉल एक बार भी बैट में टच हो जाए तो सीधे बाउंड्री पे ही जाके लगती है, क्योंकि उस बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। और सेम यही सीन अभी हमारे सामने वाले ओपोनेंट के साथ हुआ और लिम ने एकदम परफेक्टली दिमाग लगाते हुए इसे एक अच्छे तरीके से हराया। वही जो बाकी ऑडियंस में जितने भी लोग देख रहे होते हैं, जैसे अपने लिली और वो मैनेजर और लीडर, ये सब लोग मतलब एकदम हैरान से हो जाते हैं लिम को जीतता हुआ देखकर। फिर उसके बाद लिम बोलता है कि चलो फिर बताओ अब अगला मुझसे फाइट करने कौन आ रहा है। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना गिल्ड लीडर होता है वो लिम से पूछता है कि हे लिम, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। लिम उससे बोलता है कि क्या वान जैंग ओके है, मतलब उसने उसको अभी हराया था, तो वो पूछ रहा होता है कि क्या अब उसकी तबीयत सही है। गिल्ड लीडर उसे बताता है कि वैसे तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है जिससे उसको लाइफ टाइम थ्रेट हो और मेडिकल स्टाफ ने भी उसका इलाज शुरू कर दिया है, तो कुछ दिनों के रेस्ट के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुमने खुद को थोड़ा बहुत होल्ड बैक किया, क्योंकि अगर तुम पूरी जान के साथ फाइट करते तो शायद उसको ज्यादा एफर्ट्स होते। फिर उसके बाद लिम उससे बोलता है कि अच्छा तो कुछ ऐसा सीन है, और वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं किया होता तो वान जैंग्युक का खोपड़ा अभी तक उड़ चुका होता। और वो अपने मन ही मन में ऐसा भी बोल रहा होता है कि ये गिल्ड लीडर को अब थोड़ा बहुत मेरी स्ट्रेंथ तो समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद लिम बोलता है कि अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरा 6 बिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का बोनस है वो तो अब गारंटेड है। मैंने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर लिया है गिल्ड ज्वाइनिंग की, तो अब जब तक अगले टेस्ट होते हैं तब तक क्यों ना थोड़ा बहुत फन कर लिया जाए। अब उसके बाद लिली होती है, वो उसके पास आती है और उससे बोलती है कि तुम सडनली स्माइल ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे तुम एक परवर्ट हो। जो अपना लिम होता है वो उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो फाइट में मुझे थोड़ा अपर हैंड मिल गया तो मैं थोड़ा खुश हो रहा हूँ। अब गाइस, उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड, जो की होती है सेकंड स्टीयरिंग लोकेशन उसके टेस्ट की। वो जो लेडी होती है जो कि गिल्ड की मैनेजर होती है वो बोलती है कि व्हाइट हाउस फर्स्ट यूनिट 6 टीम में डिवाइडेड है, जिसमें एक टीम में टोटल 5 पीपल हैं और उनके नीचे जो टीम है वो है सेकंड डिवीजन, और जो तुम्हारा अगला ओपोनेंट होगा वो होगा फर्स्ट यूनिट के 6th टीम का लीडर। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो 6th टीम का लीडर होता है जिसका नाम होता है यंग डेहुन, वो बोलता है कि मैं हूँ यंग डेहुन, मुझे ये आशा है कि हमारे बीच का मैच अच्छा होगा। हमें पता चलता है कि इसका जो नाम होता है वो होता है द बुल। और फिर उसके बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है लिम, वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये बंदा ये एक ऐसा बंदा है जो कि उस समय पर जब मेरी पहले बंदे से फाइट चल रही थी तो बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिसके ऐसे मुझे खतरा था। और फिर वो उससे बोलता है कि चलो फिर मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। और वहीं जो योंग होता है वो भी बोलता है कि मैं भी फाइट के लिए रेडी हूँ। और फिर उनकी बेल बजती है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं जो अपना लिम होता है वो वही वॉच लेके उसकी तरफ को आगे को अटैक करता है, लेकिन जो योंग होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके अटैक के बाद उसको भी एक काउंटर अटैक देता है। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये मेरा चांस था अगर मैंने अपनी शील्ड को अभी तक हटाया होता तो। और फिर उसके बाद वो भी एकदम ओरिजिनल फाइट करना शुरू कर देता है और उसे भी महसूस हो रहा होता है जैसे जो अपना लिम है वो उसे एकदम अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। वो बोलता है कि क्या अवेकन होने से पहले इसने मार्शल आर्ट सीखी थी। जो लिम होता है वो उसको एकदम तगड़े तगड़े अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन वो बंदा भी उसके अटैक्स को सह रहा होता है। और फिर लिम एक बार उसे दूर
दूर फेंकता है, लेकिन वो बंदा फिर भी एकदम खड़ा हो जाता है। लिम बोलता है कि डैम इट, ये बंदे की फिजिकल एंड्योरेंस सच में बहुत ज्यादा मजबूत है। वहीं वो बंदा भी लिम से बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अब उसके ऐसा लग रहा होता है मानो वो जो बंदा है उसको लग रहा होता है कि वो और फाइट नहीं कर सकता है, और फिर वो बोलता है कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी टीम में असाइन हो। अगर तुम मेरी टीम में आए तो हमारी पार्टनरशिप एकदम अच्छी जमेगी। लेकिन जो लिम होता है वो बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर विनर कौन है। और फिर इसके बाद जो हमारा गिल्ड लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ श्योर। वहीं जो अपना लिम होता है वो बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं एक टीम लीडर बनूंगा। वो बोलता है कि अगर मैं जीता तो मुझे अपनी खुद की टीम चलानी है, मैं अपने खुद के बंदे रिक्रूट करूंगा और हम लोग खुद मिशंस में जाएंगे इंडिपेंडेंटली। जो हमारा गिल्ड का लीडर होता है वो बोलता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें लीडर की पोजीशन चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा साइनिंग बोनस एकदम हाफ कर दूंगा और साथ ही साथ जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उसे भी डबल कर दूंगा। लिम बोलता है श्योर, मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं वो जो बंदा होता है जिसकी अभी लिम के साथ अधूरी फाइट हुई होती है वो लिम से बोलता है कि लिम डे इन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट जीत जाओगे। अब उसके बाद जो अपना लिम होता है वो अपने मनी मैन में बोलता है कि जो ये यंग डेहून है ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा और ये ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमिलेशन से गुजरेगा, इवन इसे गिल्ड से भी किक कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि जो बफेलो होता है मतलब बुल, मैंने आपको बताया था कि इसका निकनेम होता है, वो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि अब बहुत हो गया, ये मेरा बुल मोड है जो कि मुझे जीतने में मजबूर कर देगा। ये उसका माना लेवल इंक्रीज कर रहा था, साथ ही साथ उसकी फिजिकल एबिलिटीज को भी बूस्ट कर रहा था। अब उसके तो बंदा एकदम तेजी से अपने लिम की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं जो अपना लिम होता है वो एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है ग्रेट सी माइन टेक्निक, जिसकी मदद से उन दोनों के बीच में एकदम भयंकर वाला टकराव होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो अपना लिम होता है उसने योंग डेहुन को मतलब सच में नॉकआउट कर दिया होता है। वहीं जो अपना लिम होता है वो बोलता है कि मेरी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है जैसे मैं एकदम थक चुका हूँ। वो बोलता है कि मेरी बॉडी अभी भी बहुत ज्यादा वीक है और मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा कि मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ खो दी सिर्फ एक लाइटनिंग फिस्ट अटैक से। और फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे टेम्पररी कुछ इफेक्ट्स माना गेन करने पड़ेंगे और उसके बाद मेरे को नेक्स्ट स्पेनिंग मैच में भी तो जीतना है। वहीं वो जो गिल्ड की मैनेजर होती है वो अपने लिम के पास आती है और उससे बोलती है कि हे 7th टीम लीडर, कॉन्ग्रेचुलेशन। लिम बोलता है कि जो तुमने मुझे टीम लीडर बोला वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद लिम एकदम मतलब थोड़ा टूटते टूटते हुए खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे अभी तक 1 बिलियन मिल जाने चाहिए क्योंकि मैंने 2 टेस्ट को पास कर लिया है एज अ साइनिंग बोनस। लिम बोलता है कि 1 बिलियन तो चलो मेरे हाथ में आ गए, अब मुझे बाकी के 20 बिलियन चाहिए। और फिर इसके बाद लिम उस मैनेजर से पूछता है कि आखिर मेरा लास्ट ओपोनेंट कौन है। और वहीं जो अपने गिल्ड का लीडर होता है वो बोलता है पीछे से कि वो मैं हूँ। वो बोलता है कि मेरे पास अब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो तुम्हारे सामने जीत जाए, तो तुम्हारा लास्ट टेस्ट मुझे खुद लेना पड़ेगा। अब लिम समझ जाता है कि ये जो गिल्ड लीडर है ये चाहता है कि लिम अपनी पूरी की पूरी पावर्स को एक्सपोज कर दे, और वो बोलता है कि ये मुझे जरूर अपनी फुल पोटेंशियल पे फाइट करने के लिए मजबूर करना चाहता है। और फिर उसके बाद वो गिल्ड लीडर से बोलता है कि सुनो, मैं अपने 3rd टेस्ट के ऊपर गिव अप कर रहा हूँ। वो गिल्ड लीडर एकदम शॉक होते हुए बोलता है कि क्या, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उससे बोलता है कि मिस्टर लिम, मैं तुम्हें 20 बिलियन और दूंगा सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स के लिए, चलो मैं तुम्हारे 3 बिलियन और इंक्रीज करता हूँ। लेकिन जो लिम होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं अब और फाइट नहीं कर सकता हूँ। वहीं जो मैनेजर होती है वो भी बीच में बोलती है कि क्यों ना हम अब अपने कॉन्ट्रैक्ट को एकदम अच्छे से फाइनलाइज कर ले। और वो बोलती है कि साइनिंग बोनस 1 बिलियन, बेस्ट ट्रीटमेंट इन द इंडस्ट्री और साथ ही साथ 7th टीम लीडर। चलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, हम कॉन्ट्रैक्ट अब साइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग ऑफिस में बैठे होते हैं और वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें ये सब टर्म्स मंजूर है ना। वो बोलती है कि हम लोगों का साथ में वर्किंग टाइम एकदम अच्छे से जाए, एज अ मैनेजर मैं बेक योंगवी। अब उसके बाद बेक योंगवी यानी कि अपनी मैनेजर बोलती है लिम से कि लिम तो बताओ आखिर तुम अपनी टीम में किस किस को हायर करना चाहते हो। लिम उसे बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी टीम में जिन भी मेंबर्स को हायर करूंगा उनको 1 बाय 1 हायर करूंगा, तो क्या अभी मैं एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। योंगवी उससे पूछती है कि क्या अभी, क्या ये पॉसिबल है, और आखिर वो कौन है जिसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो और उसे अपनी टीम में रखने वाले हो। लिम बताता है कि समवन जो कि अभी तक किसी भी
गिल्ड से एफिलेटेड नहीं है और वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और उसका नाम है लिली। और लिली अचानक से शॉक होते हुए बोलती है, क्या मैं? एंड बस यहीं पर हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट से बताना कि अभी तक का आपका फेवरेट पार्ट इस सीरीज का कौन सा रहा। चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लिली होती है वो बोलती है कि क्या तुमने अभी अभी मेरा नाम लिया क्या? उसके बाद लिम उससे बोलता है कि एक काम करो, तुम जितनी बड़ी फ्लेम निकाल सकती हो उतनी बड़ी निकालो। लिली बोलती है मैं अभी बहुत ज्यादा भूखी हूँ। लिम उससे बोलता है कि मैं तुम्हें 3 फ्राइड चिकन खिलाऊंगा। लिली बोलती है क्या सच में? ये एक प्रॉमिस है ना? लिम उससे बोलता है हाँ। और फिर उसके बाद वो अपनी फायर फ्लेम दिखाती है और वो जो मैनेजर होती है वो एकदम हैरान होते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी सिस्टर भी एक हीरो है। लिम बोलता है हाँ, दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि आप उसको मेरी टीम में रख दें। फिर उसके बाद वो मैनेजर बोलती है कि इसका जो फायर है इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी चीज बर्न नहीं हो रही है और इसका मतलब ये है कि ये अपनी एबिलिटी को एकदम कंट्रोल करना जानती है परफेक्टली। वो बोलती है कि मैं ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये एबल है अपनी फायर टेक्निक को कंट्रोल करने की और इसने शायद कुछ दिनों पहले ये टेक्निक सीखी होगी। फिर उसके बाद लिम उससे बोलता है कि ठीक है फिर तो हमें लिली की पेमेंट सेटलमेंट भी अभी से कर लेनी चाहिए। वो बोलता है कि मेरे हिसाब से 3 बिलियन से ऊपर आप जितना देना चाहें उतना दे सकते हैं। और हमें पता चलता है कि लिली को जो डाउन पेमेंट मिली होती है वो मिली होती है 5 बिलियन की। फिर उसके बाद वो मैनेजर लिम को ऐसे ही पूरा बताने लग जाती है। वो बोलती है कि ये एंटायर बिल्डिंग ओन की गई है व्हाइट हाउस के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग रूम्स हैं, पर्सनल एकोमोडेशंस हैं, साथ ही साथ ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर एटसेट्रा जैसे बहुत सारी चीजें हैं। वो बताती है कि जो व्हाइट हाउस है वो एक लार्ज कॉर्पोरेशन है जहाँ पे बहुत सारे हीरोज तो काम करते ही हैं लेकिन साथ साथ ऑर्डिनरी सिविलियंस भी काम करते हैं। वो उससे बोलती है कि जो हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं क्या ये तुम्हें सरप्राइज नहीं कर रही हैं? लिम बोलता है मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी वैसी नहीं है कि एकदम से सरप्राइज हो जाए। और वहीं वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये इतनी भी कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ तो मैंने इससे भी ज्यादा सुपीरियर टेक्निक्स देखी हैं तो मैं कुछ खास सरप्राइज नहीं हूँ। अब उसके बाद वो मैनेजर उसको लाई होती है इक्विपमेंट प्रोडक्शन हाउस में। वो बोलती है कि ये भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, अगर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसको तुम ढूंढ रहे हो यहाँ पे तो हम तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर उसे बना के दे सकते हैं। लिम उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसको मैं इंटरेस्ट कर सकता हूँ अपने इक्विपमेंट प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फिर भी अभी कुछ समय के लिए मैं यहाँ से कुछ इक्विपमेंट्स ले लूंगा। और फिर उसके बाद वो कुछ डैगर्स उठाता है और बोलता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए ये मेरे लिए सफिशिएंट है। अब उसके बाद लिम मैनेजर से बोलता है कि हे तो क्या हम लोगों को जितनी चीजें देखनी थी वो हमने फिलहाल देख ली है ना? और फिर उसके बाद वो लिम से बोलती है कि ठीक है फिर तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट डे पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब उतने में वहाँ पे गिल्ड लीडर आ जाता है और वो लिम से बोलता है कि हे टीम लीडर लिम तो तुम यहाँ पर हो। फिर उसके बाद गिल्ड लीडर बताता है कि हमें अभी अभी ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से एक अर्जेंट कॉल आई है। वो बोलता है कि हमारी सारी की सारी टीम्स अलग अलग जगह पे गई हैं और अभी हमारे पास कोई भी अवेलेबल टीम नहीं है। मैं तुमसे पूछने में वैसे थोड़ा झिझक रहा हूँ लेकिन क्या तुम्हारा ये फर्स्ट डे है और तुम फील्ड में आ सकते हो? लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि मैंने सोचा था कि ये मेरा फर्स्ट डे है तो मैं जल्दी यहाँ से आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि तो क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो बताओ आखिर मुझे कहाँ पे जाना है। और फिर उसके बाद हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो लिम होता है वो ऑन द स्पॉट पहुंच चुका होता है और वो स्पॉट पे जाके जानता है कि यहाँ पे कुछ गेट ओपन हुआ और यहाँ पे बड़े बड़े मीटर्स जैसे बने और फिर उनमें से ह्यूज मॉन्स्टर्स निकले जो कि लार्ज क्वांटिटी में है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे सारे के सारे आम लोगों को एकदम खा रहे होते हैं। अब उतने में लिम वहाँ पे पीछे से बोलता है कि यहाँ पे एक टोटल सर्कस वाला सीन बन चुका है, लेकिन फिर भी सीन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर लिया गया है। क्या हमें सच में आगे बढ़ना चाहिए? मुझे तो ये यूजलेस लग रहा है। अब उसके बाद लिम को उसके हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलते हैं कि हमें एटलीस्ट 3 मॉन्स्टर्स जिंदा चाहिए उनके एकदम ओरिजिनल शेप में, क्योंकि हमें उनके स्पेसमैन चाहिए। ये नए मॉन्स्टर्स हैं, हमें इनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। लिम बोलता है ठीक है मैं समझ गया। ये जो मॉन्स्टर होता है इसका नाम होता है ग्रेट पंगेंट स्नेल। हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर वैसे तो बहुत ज्यादा वीक होता है लेकिन जब ये कोई भी ह्यूज ब्लो रिसीव करता है तो एकदम बहुत तेज का एक्सप्लोड होता है। लिली बोलती है कि इसमें
इसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, क्या हमें इससे फाइट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद लिम उससे बोलता है कि मैंने अपने माना को यूज करके जो अपनी सेंसिंग एबिलिटी थी स्मेल करने की उसको ब्लॉक कर दिया है, क्या तुम्हें भी ये टेक्निक सीखनी है। लिली एकदम शॉक होते हुए बोलती है कि क्या तुम माना की वजह से सेंट्स को भी ब्लॉक कर सकते हो। लिम बोलता है कि ये इमीडिएटली तो काम नहीं करेगा, लेकिन तुम अगर ट्राई करते रहोगे तो तुम भी इसे कर लोगे। और फिर उसके बाद लिली बोलती है क्या सच में काम करता है। हाँ ये काम कर रहा है, अब मुझे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि मैंने तो अभी तक इसे कुछ समझाया भी नहीं, ना ही इसे कुछ सिखाया, और एक खुद इतनी टैलेंटेड है कि इसने ये टेक्निक सीख भी ली। फिर उसके बाद लिम लिली से बोलता है कि तुम अब यहीं पे रुको, मैं जल्दी से जाता हूँ और कुछ को कैप्चर करके लेके आता हूँ। लिली बोलती है ठीक है समझ गई। लिम बोल रहा होता है कि मैं जितनी दूर तक देख पा रहा हूँ मुझे कोई भी ऐसा मॉन्स्टर तो नहीं दिख रहा है जिसे मैं प्रॉपरली पकड़ पाऊँ उसके सैंपल फॉर्म में, और ये भी है कि अगर मैंने इसके ऊपर माना से अटैक किया तो ये एक्सप्लोड कर जाएंगे और माना फ्री अटैक इनके ऊपर अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो पहले इनमें से कुछ को कैप्चर करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो अपनी फिस्ट एबिलिटी की मदद से उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स को मार के उन्हें कैप्चर कर रहा होता है और बोलता है कि गुड अब मैंने एक तो पकड़ लिया। वहीं जो लिली होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हें ये टेक्निक किसने सिखाई मुझे भी सिखाओ। अब उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना लिम होता है उसने हेडक्वार्टर में फोन कर दिया होता है मैनेजर को, और वो वहां पे रिपोर्ट करता है कि कंट्रोल सेंटर स्पाइसमैन रिट्रीवल वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है, मैंने एग्जैक्टली 3 स्नेल्स को कैप्चर कर लिया है और मैं उनको जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा हेडक्वार्टर में। मैनेजर एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या इतनी जल्दी तुमने पकड़ भी लिए। और फिर उसके बाद वो उससे बोलती है कि क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन था तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है अगर तुम किसी बारे में नर्वस हो। लिम बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जहां तक मुझे लगता है मेरे आने तक तो यहाँ पे आधे से ज्यादा खेल खत्म हो चुका था, मैंने लास्ट में बस थोड़ा बहुत टचअप दिया। और फिर उसके बाद वो उससे बोलती है कि ठीक है फिर अब तुम अपना ध्यान रखना। और लिम जैसे फोन काटता है उतने में उसे पीछे से एक आवाज आती है एक्सक्यूज मी क्या व्हाइट हाउस वालों के पार्ट हो। और हम लोग देखते हैं कि एक बंदा वहां पे लिम की तरफ को आ रहा होता है और उससे बोलता है कि क्या आप व्हाइट हाउस गिल्ड के हो, मैंने तो कभी आपको यहाँ पे नहीं देखा, क्या आप स्टार्टिंग में ही हो या नए हो। लिम उससे बोलता है कि हाँ आखिर तुम्हें क्या करना है। वो बंदा उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी गिल्ड वालों ने एक नया टीम लीडर चुना है, क्या उनके पास और कोई बंदा नहीं है जिसको टीम लीडर बना सकते हैं। ये सच में टीम लीडर वाली वर्ग के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। फिर उसके बाद वो बंदा उससे बोलता है कि हे एक बात बताओ, जो तुम अभी स्किल यूज कर रहे थे क्या वो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है जैंग सियोक्यून, और ये होता है ब्लैक हाउंड गिल्ड का 5th टीम लीडर। और इसको देखकर लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि इट्स बीन अ व्हाइल माय सुपरवाइजर ऑफ द पास्ट, मतलब लिम की पिछली लाइफ में उसका इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा। अब उसके बाद लिम इस बंदे से बोलता है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो और मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। वो बंदा लिम से बोलता है कि ये जो स्नेल्स तुमने पकड़े हैं इनको छूते ही ये लोग एक्सप्लोड कर जाते हैं, तो हमारे पास अभी एक भी स्नेल नहीं है जिनका हम लोग स्पेसिमेन ले सकें, क्योंकि जैसे लिम को भी अपने हेडक्वार्टर में इनकी स्पेसिमेन बॉडी जमा करनी पड़ती है ताकि इन नए मॉन्स्टर्स की डिटेल हो सके, उसी तरह इन गिल्ड वालों को भी जमा करनी पड़ती होगी। तो इसके बाद लिम उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ये चाहिए और अगर क्या हो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो बंदा बोलता है कि क्या तुम ये नहीं देना चाहते हो, आखिर तुम कितने साल के हो और तुम इतने ज्यादा कैजुअली कैसे बात कर रहे हो। हम लोग देखते हैं कि वॉरियर्स गिल्ड और रॉयल फैमिली गिल्ड की भी एक दो बंदे उस जगह पर आ जाते हैं और वो सारे के सारे अपने लिम को प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि वो हमें दे दो। वो लिम को ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि लिम यहाँ पे नया नया है इस कैटेगरी में तो उसे यहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो बोलते हैं कि सुनो फ्यूचर में हम सबको साथ में ही काम करना है तो क्यों ना हम अभी से एक दूसरे को कोऑपरेट करें। वहीं हम लोग देखते हैं कि कॉल पे जो मैनेजर होती है वो अभी भी अपने लिम के साथ जुड़ी होती है और वो लिम से ही बोल रही होती है कि हे लिम ऐसा मत करो प्लीज, उन्हें डिक्लाइन कर दो, हम उनकी गिल्ड वालों को बाद में एक ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर भेजेंगे, तुम अभी इन्हें रहने दो। लेकिन जो लिम होता है वो उनसे बोलता है कि सुनो तुम्हें ये मॉन्स्टर्स चाहिए ना, और वो उनके सामने वो कट्टा फेंकते हुए बोलता है कि लो इन्हें ले लो, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। वो उन सभी से बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है इसे मुझसे लेने की तो तुम इसे ले सकते हो। वहीं जो बाकी के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हमने इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करी लेकिन शायद इसने हमारी बात को नहीं समझा। और फिर उसके बाद एक बंदा आगे आते हुए बोलता है कि यू बास्टर्ड,
क्या तुझे सच में लगता है कि तू हम सबको अकेले हरा देगा? वहीं जो लिम होता है वो लिली से बोलता है कि हे बच्ची सुनो, जब मैं तुम्हें सिग्नल करूंगा तो पूरे के पूरे एरिया में आग लगा देना और उन सबको कंफ्यूज कर देना, ठीक है? लिली बोलती है कि क्या मैं उन सबके ऊपर आग लगा दूंगी? लिम उससे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें उन्हें मारना नहीं है, सिर्फ इस एरिया में आग लगानी है जितने एरिया के अंदर वो लोग होंगे, ठीक है? मेरी बात को समझ गई? अब उसके बाद एक गिल्ड का बंदा लिम से बोलता है कि जल्दी से खड़े उठ, पहले मुझे तुझे कुछ मॉरल एजुकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन जो लिम होता है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता है और उतने में हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर एक गेट खुलने लग जाता है और उस गेट से वही मॉन्स्टर्स आने लग जाते हैं। उनकी टीम वाला बंदा बोलता है कि हे सारे के सारे, ये एक बड़ा मॉन्स्टर है, सब फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और हम लोग देखते हैं कि इस बार जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ होता है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वहीं जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आके बीच में टांग मत अड़ाना, और वो लिम से भी ऐसा बोलते हैं कि अगर तू बीच में आया और तेरे को कुछ हो गया तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है? लिम बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और वहीं अब लिम लिली के साथ आगे बढ़ने लग जाता है और लिली से बोलता है कि हम एक काम करते हैं, पहले इनको अपनी कार में छोड़ आते हैं। वहीं वो जो बाकी के बंदे होते हैं जिन्होंने लिम को भगाया होता है वो लोग देखते हैं कि वो लोग इस मॉन्स्टर को नहीं काट पा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कट क्यों नहीं रहा है, आखिर इसमें ऐसी कैसी स्ट्रेंथ है? और वहीं उनका एक बंदा उसके हाथों कैप्चर भी हो जाता है मॉन्स्टर के हाथों। वहीं जो लिम होता है उसे ऑर्डर मिलते हैं कि सर आपको वहां जाके फाइट करनी होगी। वो मैनेजर लिम से बोलती है कि अगर आपको इसके ऊपर अपनी ओनरशिप दिखानी है तो आपको एटलीस्ट इसका एक पैर तो काट के लाना पड़ेगा। उसके बाद लिम उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं आराम से उस मॉन्स्टर को काट दूंगा एक बार उन लड़कों का काम पूरा हो जाए। और मुझे पता है कि वो लोग, उनके पास अभी जितनी पावर है उसके हिसाब से तो उस मॉन्स्टर को घंटा भी नहीं हरा पाएंगे। एंड बस यहीं पे हमारा आज का चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 और साथ ही साथ आज की वीडियो खत्म हो जाती है। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार।